नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे, बिल्कुल अदृश्य कणों से शुरू होकर उन जटिल मॉलिक्यूल्स तक जाएगा जो असल में इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ आखिर बना कैसे है। इस विशाल टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे इन 5 सिंपल हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम एटम्स की नींव को समझेंगे, फिर एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद मैटर और मिक्सचर्स की बात होगी, फिर रिएक्शंस के नियमों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कार्बन के उस जादुई संसार की जो जीवन का आधार है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दी एटॉमिक फाउंडेशन, यानी वो दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते। अब सुनने में शायद लगे कि एटम या परमाणु तो मॉडर्न साइंस की ही खोज है ना? लेकिन सच तो यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत के महर्षि कणाद ने यह कमाल का फिलोसॉफिकल आइडिया दे दिया था कि अगर किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा परम अणु बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और विज्ञान ने इस सोच को कैसे आगे बढ़ाया, ये टाइमलाइन सच में बहुत दिलचस्प है। 1803 में जॉन डाल्टन ने सोचा कि एटम एक ठोस, न टूटने वाली गेंद जैसा है। पर कहानी यही नहीं रुकी। 1897 में जे थॉम्सन ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खोज निकाला। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने अपने उस मशहूर एक्सपेरिमेंट से बताया कि एटम के बीच में एक बहुत ही छोटा और घना न्यूक्लियस होता है। इसके बाद 1913 में नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मर्जी से नहीं बल्कि फिक्स्ड कक्षाओं में घूमते हैं। और फाइनली 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल न्यूट्रॉन की खोज कर दी। मतलब एक ठोस गेंद से लेकर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक का सफर। लेकिन रदरफोर्ड की खोज में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि हमारा भौतिक संसार असल में ज्यादातर खाली ही है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर एक एटम को फुटबॉल के किसी बहुत बड़े विशाल स्टेडियम जितना मान लें तो उसका पूरा वजन और पॉजिटिव चार्ज बीच में रखी एक छोटी सी मटर के दाने जितने न्यूक्लियस में समाया होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उस पूरे खाली स्टेडियम में कहीं चक्कर लगा रहे होते हैं। लिटरली हम सब ज्यादातर खाली जगह से ही बने हैं। अब एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग वर्जन्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होने से उनका वजन बदल जाता है। जैसे हाइड्रोजन को ही ले लीजिए, इसके 3 रूप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहचान एक ही है, बस वजन अलग अलग है। चलिए अब अकेले एटम से आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, तत्वों की व्यवस्था। जब ढेर सारे एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे तो उन्हें एक जगह सलीके से रखने की जरूरत महसूस हुई। यहीं दिमित्री मेंडलीव का जीनियस दिमाग काम आया। उन्होंने ना सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज किया बल्कि जो एलिमेंट्स तब तक खोजे भी नहीं गए थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। बाद में हेनरी मोजले ने वजन की जगह एटॉमिक नंबर को आधार बनाया और इस तरह जन्म हुआ हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये पीरियोडिक टेबल असल में किसी मैप की तरह काम करती है। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो नए शेल्स जुड़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ता है और साथ ही उनका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होने लगता है और आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ताकत बढ़ जाती है। एकदम परफेक्ट रूल बुक। पर एक मजेदार बात बताऊं, केमिस्ट्री को रूल्स तोड़ने वालों से बड़ा प्यार है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सारी थ्योरीज पलट देते हैं। जैसे धातुएं यानी मेटल्स ठोस होते हैं, राइट? पर पारा यानी मर्क्यूरी लिक्विड है। ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन वो भी लिक्विड है। मेटल्स कठोर होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि चाकू से कट जाएं। हीरा एक नॉन मेटल है पर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है पर उसमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। और जिंक या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, ये तो एसिड और बेस दोनों का रूप ले सकते हैं। सच में एग्जाम्स के लिए ये एक्सेप्शंस ही असली कहानी बनाते हैं। इन अनोखे एलिमेंट्स से निकलकर अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, पदार्थ और मिश्रण। जब ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो असल दुनिया में वो किस रूप में मौजूद होते हैं, आइए देखते हैं। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 स्टेट्स तो हमने बचपन से रटी हैं। सॉलिड का शेप फिक्स है, लिक्विड बहता है और गैस को कैसे भी दबा लो। लेकिन असली मैजिक इन बाकी 2 स्टेट्स में है,
प्लाज्मा ये इतनी सुपर हीटेड गैस है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ही अलग हो जाते हैं। हमारे सूरज और तारों में जो चमक है वो इसी प्लाज्मा की वजह से है। और इसके बिल्कुल उलट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। इसे एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके बनाया जाता है। यहाँ पार्टिकल्स की एनर्जी लगभग जीरो हो जाती है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। अब अगर इन पदार्थों के मिश्रण को अलग करना हो तो लैब्स में कुछ कमाल की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे इवेपोरेशन, जहां पानी उड़ाकर नमक निकाल लेते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें तेजी से घुमाकर भारी चीजों को अलग किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं। सब्लिमेशन उन चीजों के लिए है जो बिना पिघले सीधे गैस बन जाती हैं, जैसे कपूर। और आखिर में क्रोमैटोग्राफी, जो रंगों या इंक को उनकी घुलनशीलता के हिसाब से बहुत ही बारीकी से अलग कर देती है। चलिए अब अपनी जर्नी के चौथे पड़ाव पे पहुंचते हैं, द रूल्स ऑफ रिएक्शन। यहां चीजें सिर्फ मिलती ही नहीं हैं, बल्कि उनके पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए बनते हैं। एक मैटर पूरी तरह से नए रूप में कैसे बदल जाता है, आइए इसके रूल्स समझते हैं। देखिए, बिना एनर्जी के कोई भी केमिकल रिएक्शन मुमकिन नहीं है। ये मेनली दो तरह के होते हैं। पहले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें से हीट या ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कोयले का जलना। और दूसरे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिन्हें पूरा होने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे पानी में बिजली पास करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। एक में एनर्जी निकल रही है, दूसरे में लग रही है। अब रेडॉक्स रिएक्शंस पर आते हैं, जिन्हें याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, ऑयल्ड रिग। मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान होना ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन इज गेन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पा लेना रिडक्शन है। और हाँ, ये सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। लोहे पर लगने वाली जंग हो या खाने का बासी हो जाना, ये सब असल में ऑक्सीडेशन का ही नतीजा है। एसिड और बेस की पहचान करना भी एक अलग आर्ट है। हर चीज को टेस्ट तो कर नहीं सकते, इसीलिए इंडिकेटर्स का यूज होता है। लिटमस पेपर एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। हल्दी बेस में लाल भूरी हो जाती है। फेनोल्फ्थलीन बेस में पिंक हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे वेनिला या लौंग। अगर इन्हें किसी बेस में डाल दिया जाए तो इनकी खुशबू पूरी तरह से गायब हो जाती है, एकदम जादू की तरह। और जब बात एसिड बेस की हो रही है तो जरा इस नंबर को देखिए, 7.0 से 7.35। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये हमारे खून के पीएच का बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर ये स्केल थोड़ा सा भी हिल जाए तो इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। इससे समझ आता है कि हमारी बॉडी के अंदर चल रही ये केमिस्ट्री कितनी एक्यूरेट और ज़रूरी है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, द कार्बन फिनोमेना। हमारे आसपास कार्बन बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी हमारे डीएनए से लेकर रोजमर्रा के प्लास्टिक तक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इसी एक एलिमेंट के दम पर खड़ी है। आखिर इस कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकी किसी में नहीं? इसके पास 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, टेट्रावैलेंसी। इसके पास 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मजबूत बॉन्ड्स बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। दूसरी, कैटेनेशन। ये कार्बन की खुद से जुड़कर बहुत लंबी चेन्स या रिंग्स बनाने की एक रेयर एबिलिटी है जो बाकी तत्व इतनी आसानी से नहीं कर पाते। और तीसरी है आइसोमेरिज्म, मतलब फॉर्मूला एकदम सेम होगा, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। स्ट्रक्चर बदलने से क्या होता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। दोनों के दोनों 100% प्योर कार्बन है, लेकिन हीरे में कार्बन एक 3D नेटवर्क बनाता है जो उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बना देता है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन लेयर्स में जुड़ा होता है, जिससे वो एकदम सॉफ्ट, फिसलने वाला और बिजली का गुड कंडक्टर बन जाता है। तत्व एक ही है, पर सिर्फ जुड़ने के तरीके ने पूरी प्रॉपर्टी ही बदल दी। चलिए इस थ्योरी को डेली लाइफ से जोड़ते हैं, साबुन से। साबुन बनाने की इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल फैट, जो असल में कार्बन की लंबी चेन्स हैं, उन्हें लिया जाता है। फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और हमें मिलता है हमारा रोजमर्रा का साबुन, और साथ में ग्लिसरॉल। है ना गजब की केमिस्ट्री? लेकिन साबुन की एक बड़ी कमजोरी है। अगर पानी हार्ड है, मतलब उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम घुला हुआ है, तो साबुन उसके साथ रिएक्ट करके एक बेकार सा सफेद अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसे स्कम कहते हैं। वो सफाई नहीं कर पाता
और यहीं एंट्री होती है डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये हार्ड वाटर के खनिजों के साथ रिएक्ट नहीं करता और बेहतरीन झाग देकर कपड़े चमका देता है। एकदम प्रैक्टिकल साइंस। तो एटम से लेके साबुन तक का हमारा ये सफ़र आज यहीं पूरा होता है। लेकिन इसे ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो दिमाग में ज़रूर आता है, विज्ञान कभी रुकता नहीं है। पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जैसी स्टेट्स के बाद अब आगे क्या? इस यूनिवर्स में और कौन से नए सुपर हैवी एलिमेंट्स या मैटर की नई अवस्थाएं हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, विज्ञान के इस रोमांच को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।